नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। भारत एक मुल्क है और इस मुल्क के पास एक संविधान भी है जिसका नाम है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और यह भारत का संविधान जो है यह एक मोटी किताब नहीं है और संग्रहालयों में रखने की चीज़ नहीं है। इसी से पूरा मुल्क चलता है, चाहे वो राष्ट्रपति बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, या कोई IAS बनता हो, या कोई प्यून बनता हो, कोई एडवोकेट बनता हो, सब एक कागज़ से जो भारत का संविधान है उससे बने कानून और उसके नियमों के तहत ही चलता है। यह भारत का संविधान है बहुत मोटे किताबों में, कई खंडों में है, लेकिन वो समेटा गया है कुछ प्रस्तावना में। अगर पहला पेज पढ़ के समझने की कोशिश करिए उससे बहुत बात समझ में आती है, नहीं तो बहुत सारे अनुच्छेद दिए हुए हैं उससे भी बातें समझ में आती है। यह है क्यों, इसकी जरूरत क्या आन पड़ी। और वो लोग भी जो कहते हैं कि संविधान हमारे लिए नहीं है, वो लोग भी जो संविधान को सिर्फ और सिर्फ किताब मानते हैं, जो कभी फाड़ते हैं कभी जलाते हैं, उन लोगों को भी आड़े वक्त में वही संविधान ही याद आता है कि एक संविधान है जिस संविधान ने हमको जीने का अधिकार दे रखा है, मानव को अधिकार दे रखा है। यह भारत का संविधान क्या है, कानून की बात में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि है क्या, इसमें जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य क्या है, क्यों बात करते हैं, और कुछ अनुच्छेद जो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानने के लिए। समानता की बात अगर है तो समानता क्या है। हमारे साथ हैं दर्शना पोद्दार जो झारखंड हाई कोर्ट में अपर महाधिवक्ता है। स्वागत है आपका। नमस्कार। जोहार। अर्चना जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि भारत का संविधान अगर हम अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो क्या है भारत का संविधान। एक किताब है जिस किताब में कुछ चीज़ें रटा दी जाती हैं, परीक्षा हो जाती है, भारत का संविधान है कुछ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि भारत है तो भारत का संविधान है जी। भारत है इसलिए भारत का संविधान है। भारत का संविधान वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो पूरे भारत को एक करके रखा हुआ है संविधान के थ्रू। तो इसमें सब कुछ है जो एक मुल्क को चलाने के लिए, एक राज्य को चलाने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन हैं, जो एक नागरिक होने के नाते एक भारतीय को जो उसका अधिकार है, उसका जो कर्तव्य है, वो सब उस किताब में आपको मिलेगा। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसको अगर चलाना होता है तो उसके लिए हम लोग एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं, या कोई कंपनी है तो उसका अपना कोई रूल्स होता है, कोई रेगुलेशन होता है। नहीं तो अगर कुछ भी नहीं रहेगा, पता रहेगा कुछ एक जगह नहीं मतलब एक जगह संग्रहित नहीं रहेगा तो कोई आदमी कुछ भी कर सकता है, वो तो फिर बियॉन्ड कुछ भी कर सकता है। तो यही एक संविधान है। कानून भी संविधान से ही रेगुलेट होता है और संविधान ही हमको मौलिक अधिकार भी देता है और संविधान ही हमको कर्तव्य बताता है। बताने की जरूरत आन पड़ी। ये क्या है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है? जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ कर्तव्य भी होता है। तो मौलिक ऐसा है क्या? हाँ, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे सिटीजन होने के कारण है, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स जो अनुच्छेद 14 में है कि समानता का अधिकार है। तो कोई भी जो भारतीय नागरिक है वो धर्म से या सेक्स, उसका जेंडर के कारण या उसके जन्मस्थल के कारण या कोई भी किसी में कोई असमानता नहीं है, वो बराबर है। संविधान की नज़र में वो एक चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जाति का, धर्म का कोई भी हो, वो सब एक समान है जब तक वो एक भारतीय नागरिक है। फिर बहुत अलग अलग फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 15 में यही बातें कही गई हैं, आर्टिकल 16 में है जो अनुच्छेद 16 हुआ,
उसमें है कि कोई भी आदमी को पब्लिक अपॉइंटमेंट लेना है या कोई भी तरह का कोई जॉब करना है तो उसमें समानता होगी। आपको आप किसी धर्म के हैं या आप पुरुष हैं या महिला हैं तो इसके लिए आपके संग मतभेद नहीं किया जा सकता है। फिर आप अपना रिलीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपना रिलीजन आप अपना कोई भी जो आपका धर्म है उसको आप भारत में अपने हिसाब से आप अपने धर्म को मतलब कर सकते हैं आप। हाँ, भारत का संविधान भी जो है वो हमको लगता है कि 75 पर पहुंचने वाला है। हम लोग अमृत जयंती जी 1950 में हम लोग ये लागू हुआ था, 26 तो जनवरी पहुंच ही 1950 में। धीरे धीरे पहुंच ही अभी जाएगा। हम लोग 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस मनाएं। तो ये जो गणतंत्र है, रिपब्लिक डे है, तो ये रिपब्लिक डे, भारत का संविधान और तीसरा की समानता, जिस समानता की बात हम 70 साल 72 73 साल से कर रहे हैं, उस समानता के बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं, जेंडर में भी, कास्ट क्रीड में भी, कि इसके नाम पर असमानता होती है। उस तरह जहाँ की असमानता होती है नौकरियों में, रोजगार में, बहुत तरह की चीज़ें, और अब तो धीरे धीरे स्टेट्स इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता के द्वारा इन चीज़ों को बढ़ाया भी जा रहा है। वो अपना टेक्निक है राजनीति करने के लिए। वैसे में समानता लाने के लिए गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है कि समानता का को रेगुलेट करें अच्छे से, ताकि यह शिकायत नहीं आए कि हमको इसलिए कर दिया गया कि हम फला कास्ट के थे, हमको इसलिए कर दिया कि हम फला क्रीड के थे, हमको इसलिए कर दिया गया कि जेंडर हमारा फला था। तो ये 70 साल में चीज़ें ठीक होनी चाहिए थी। अब आगे कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, स्टेट कैसे रेगुलेट करे उसको? स्टेट, देखिए, अगर स्टेट कोई ऐसा, जैसे आप जानते ही हैं कि संविधान में 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर विधायिका हो गया, वो अगर कोई ऐसा कानून लाता है जिसमें कहीं मतभेद होता है तो हमारे पास जुडिशरी है जो इंटरप्रेट करता है उस चीज़ को, एंड अगर कोई असमानता है तो उसको वो दूर कर देता है, वो हट जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई कानून आ भी जाता है जिसमें किसी जाति विशेष या किसी के प्रति कोई असमानता होती है तो उसके लिए हमारे पास इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो इस चीज़ को ख़त्म कर देती है, उसको क्वॉश कर देती है, उसको हटा देती है, सेट असाइड कर देती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जाने पर ये चीज़ें खत्म होती हैं, स्टेट कैसे उन चीज़ों को ठीक करे ताकि ये हो ही नहीं। आज के दिन भी जातियों के नाम पर स्कूल्स हैं, जातियों के नाम पर हॉस्टल्स हैं, जातियों के नाम पर लड़ाई होती रहती है। माइनॉरिटी को देखिए, हम माइनॉरिटीज लोगों को भी अलग से राइट्स प्रोत्साहन देने के लिए संविधान भी कहता है। गैर माइनॉरिटीज का भी है, वो अपना, उनके भी जातियों के नाम पर स्कूल्स हैं। तो इन स्कूलों में शुरुआती से ही असमानता शुरू हो जाती है। जिस दिन स्कूल में एडमिशन होता है, हम फला हैं इसलिए हमारे लिए ये स्कूल है, तो दूसरे के प्रति जो भी शिक्षण होता हो, अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वहाँ जो भी शिक्षण होता है वो संपूर्णता में शिक्षण हमको नहीं लगता है। और जब तक घुलेंगे मिलेंगे नहीं सबसे एक दूसरे से, तब तक जानेंगे कैसे दूसरे को, और जानेंगे तो उतना ही जितना वहाँ बताया जाता है। जैसे पहले एक कहावत थी कि बच्चे को पढ़ाओ नहीं तो पूरी दुनिया घुमाओ। ज्ञान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि बच्चे को पूरी दुनिया घुमाओ। तो प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वहाँ तो बंद हो जाता है। एक पार्टिकुलर जगह, पार्टिकुलर कास्ट, पार्टिकुलर क्रीड, पार्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जो पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ बाकी सोसाइटी जो जिसके साथ घुलना मिलना, जिसके साथ रहना है, जिसके साथ जीना है, वो कैसे ठीक किया जाए इन चीज़ों को? नहीं, कुछ तो स्टेट की तरफ से भी ये पहल होना चाहिए कि इस तरह से सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, कुछ इस तरह के शैक्षणिक संस्था नहीं होने चाहिए। लेकिन आर्टिकल 30 में लिंग्विस्टिक जो भाषा है, मैं कह रहा हूँ कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद बहुत सारे जातियों के नाम पर, जाति के फलाना हो गए, उनके नाम पर स्कूल्स खुले हुए थे, और वहाँ मैक्सिमम 99% लगभग वही बच्चे पढ़ते थे। उसकी वजह से भी नफरत पैदा हुई। जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया कि 25% आपको मिलना है राइट टू एजुकेशन में, वो नहीं मिल रहा है, बिलो पॉवर्टी है। और अगर वो ये SC ST है तो उसको और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यह हम कह रहे हैं कि स्टेट जिन चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है उसी को करना चाहिए, ताकि किसी को यह शिकायत नहीं हो।
बिल्कुल 21A आ गया है जिसमें राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। तो उसमें 25% कोई भी स्कूल हो, एडेड हो, अनएडेड हो, प्राइवेट हो, उसमें अनिवार्य है कि वो स्कूल के कुछ बच्चों को, नेबरहुड के बच्चों को लेना होगा। तो ये तो स्टेट भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्टेट को भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि इम्प्लीमेंट हो सके। देखिए कानून बना लेने से तो कुछ होगा नहीं, उसको तो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसी के लिए ये हमारा एग्जीक्यूटिव भी है जो अपना रूल्स लाए, प्रोसीजर लाए, कुछ प्रोत्साहन लाए, अवेयरनेस लाए लोगों में। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हमारा ये एक राइट भी है कि हमें हमारे बच्चों को एजुकेट करने का हमारा राइट है और वो स्टेट देता है हमको। हाँ, आप कानूनविद हैं, हाईकोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं। यह जो समानता है और जो समानता होनी चाहिए, नहीं लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से समाज में थोड़ा सा ज़्यादा झिकझिक है? जैसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो विधिक सेवा प्राधिकार बने तो उसमें कुछ बेहतर व्यवस्था की गई है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, पहुंच नहीं है, तो आप वहाँ विधिक सेवा प्राधिकार की मदद लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट से कानूनी लड़ाई है वो लड़ सकते हैं। उसी तरह से कोर्ट्स अगर ये देखते हैं तो कोर्ट्स करते हैं, कॉग्निजेंस लेते हैं, लेकिन बहुत कम मामलों में। यह ठीक है, कोर्ट के पास जजेस कम है, कोर्ट के पास कमरे कम है, लेकिन कॉग्निजेंस जो एक्सिक्यूटिव है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, उसी को सिर्फ रेगुलेट कर दे जुडिशरी, तो नहीं लगता है कि चीज़ें ठीक होने लगेंगी। भाई आपके रीजन में ये क्यों हुआ? वो तो है। जैसे सबसे ज़्यादा अतिक्रमण हम हटाते हैं, गरीब लोग ही आमतौर पर जो सरकारी जमीन होता है उस पर बसते हैं, गरीब और दलित जातियों के लोग, और वहाँ जो बसते हैं हम उनको गर्मी जाड़ा बरसात की परवाह किए बगैर हमको आज हटाने का मन हो गया तो हम हटा देंगे किसी न किसी। तो वो बसे ही नहीं वहाँ पर ताकि वो नौबत नहीं आए उनको ढंग। भारत का नागरिक, भारत जो संविधान बना है वो कहता है हम भारत के लोग जी, शुरुआत हम भारत के लोग से करता है और हम ही लोकार्पित करते हैं जी, और हम ही अंगीकृत भी करते हैं। कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं अंगीकृत। हमारी ड्यूटी तो है ही, एज ए सिटीजन हमारी ड्यूटी है, लेकिन एक्सिक्यूटिव की जो ड्यूटी है, मूल ड्यूटी एक्सिक्यूट तो उसको करना है। जो आप बोले कानून बन जाने से थोड़े होगा, एक्सिक्यूट करना पड़ेगा, एक्सिक्यूट करना होगा। जुडिशरी की जो स्थिति है उसमें कहाँ तक कितना तक देख पाएगा? पहले से ही केसेस इतने ज़्यादा हैं, जुडिशरी जजेस की संख्या कम है, कमरे कम है, व्यवस्था कम है, तो वैसे में चीज़ों को कैसे वो किया जाए, संतुलन कैसे बनाया जाए, क्या हो सकता है? हमको राइट्स के लिए हर बात के लिए जुडिशरी के पास जाना पड़ता है, हमको नहीं जाना पड़ेगा एक्सिक्यूटिव हमारी समस्या का हल कर दे। नहीं, हम एक नागरिक के रूप में पानी तो चाहिए हमको, नहीं, मूलभूत जरूरत है, शुद्ध हवा चाहिए। हम इसके लिए जुडिशरी क्यों जाए? एक्सिक्यूटिव ही समाधान कर दे उसका कि हमको पानी चाहिए। हाँ, वो तो मिल के सब काम करें तो क्यों नहीं हो सकता है। ग्रास रूट लेवल पर ही अगर सारा प्रॉब्लम्स का निवारण हो सके, पंचायत लेवल पे भी हो जाए, तो हाईकोर्ट बना क्यों है पंचायत? तो पंचायतों की भूमिका क्या है? कलेक्टर साहब की क्या भूमिका है? हाँ, कलेक्टर साहब ये नहीं करते हैं। हर एक लेवल पे आदमी का अपना एक मतलब एक तरीका होता है काम करने का। एक उसका जैसे जो एकदम छोटे जैसे एक वीडियो है, उसका एक अपना जुरिस्डिक्शन है, तो उसमें ही अगर काम हो जाए तो डीसी तक बात ही नहीं आएगा, उसके बाद कोर्ट वगैरह के जरूरत राइट टू लाइफ जो है हमारा आर्टिकल 21 में, तो आर्टिकल 21 का राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, विद डिग्निटी है। जीने के लिए तो बहुत सारे लोग जी रहे हैं, जीव भी जी रहा है, हम भी जी रहे हैं, तो वो डिग्निटी कहाँ से आएगी? वो डिग्निटी कौन दिलाएगा हमको? हमारा संविधान दिलाएगा। संविधान दिलाएगा, तो उसके लिए हमको वहां जाना नहीं पड़े, जुडिशरी से कहना पड़ेगा भाई आपने दिया तो है संविधान में, हमको मिल नहीं रहा है। वो एक्सक्यूशन जो है, एक्सक्यूशन के लिए कंपेल्ड हो ये एक्सिक्यूटिव्स कि वो एक्सिक्यूट करे। और कुछ मामलों में ऐसे भी तो अकाउंटेबल हैं ही, हर कोई कानून के लिए अकाउंटेबल है, कानून के लिए समान सब बराबर है, ऊपर से नीचे तक। हर बार हम लोग देखते रहे जुडिशरी अच्छी भूमिका भी निभाती रही। हम कह रहे कि जो मूल जरूरत हमको महसूस होती है वह एक्सिक्यूटिव को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार बनाया जाए, और अगर जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो उन पर एक्शन लेकर कोई जिम्मेदार बनाया जाए। जो ऑलरेडी उनके रूल्स में होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता है, अपने जो बड़े हैं वो अपने नीचे, और जो नहीं काम कर रहे हैं सही से, वो अगर सब अगर देखें उस तरीके से कि उनके अपने जुरिस्डिक्शन में जितने लोग हैं
वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, समय वक्त पे आ रहे हैं कि नहीं, लोगों की समस्या का निवारण कर रहे हैं कि नहीं, और अगर उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाए, अकाउंटेबल बना दिया जाए, तो सारा प्रॉब्लम तो उसी लेवल पे ख़त्म हो जाएगा। एंड उनके ऊपर अगर हम लोग एक्शन लेना शुरू करें, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करना शुरू करें, कुछ उनको या तो डर से या अगर समझ है तो समझा कर कि भाई ये आपका काम है, ये आपको करना है, उस तरीके से अगर हर लेवल पे सब काम होते जाए तो मेरे ख्याल से काफी विधायिका का एक पार्ट एग्जीक्यूटिव में चला जाता है, जो मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री बनते हैं, एक पार्ट वहां चला जाता है, वहां जाकर के वो भी एग्जीक्यूटिव भी बन जाता है। नहीं, एक ये तरीके से तो ओरिएंटेशन जो हो ना, फाइन लाइन है। हाँ, ये ओरिएंटेशन जो होना चाहिए कि वो जनता के वोट से आया है, जनता के वोट के लिए जाना है। ये जो 5 साल हैं, इन 5 सालों में अपने वादे निभाने हैं। वहां जाकर कहते हैं कि जीतने के लिए तो हर कोई वादा करता है। तो ये भी अकाउंटेबिलिटी हो कि आप झूठा वादा नहीं कर सकते हैं। जैसे कंज्यूमर के मामले में कोई प्रोडक्ट पर अगर झूठा वादा करता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हमको हक है करने का, उसमें हमको हक नहीं बनता है। राइट्स हमारे पास है कि हम भारत के लोग हैं, वो भी हम भारत का लोग है, तभी तो वोट मांगने हमारे पास आता है और हम ही से वोट मांगता है। नहीं, तो ये अकाउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है, क्या रास्ता हो सकता है? दूसरे की जुडिशरी में ये क्या नाम है, एक्सिक्यूटिव और वो जुडिशरी विधायिका, तीनों में जो संतुलन है, क्रॉस चेक की व्यवस्था है कि कोई एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करे। आए दिन शिकायतें होती है, जब एक्सिक्यूटिव पर जुडिशरी नजर उठाता है, शिकायत इसलिए कि विधायिका का जो पार्ट वहां गया हुआ है तो उसको लगता है कि हम यहां पर हैं और हम ही पर हिमाकत। इन सब चीजों को कैसे संतुलित किया जा सकता है? घर में भी सारा संतुलन से ही चलता है, कोई भी घर चलता है संतुलन से चलता है, तो ये तीनों में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भी सब अलग अलग, सबका रोल, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबका ड्यूटीज सब दिया हुआ है। उसको ही इम्प्लीमेंट करने से, एक बैलेंस बना के चलने से ही देश आगे बढ़ सकता है। उसमें एक दूसरे के ऊपर आक्षेप आरोप से बात बनती नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तो एक चीज हमको लगता है मन में कि हर बात में होता है कि हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हम ये कह रहे हैं कि मांग कहाँ से पूरी, जब मजबूरी है तो मांग कहाँ से पूरी होगी? ये संतुलन जो है हम भारत के लोगों के बीच, कि हमारी ड्यूटी है कि बेमतला को बल्ब नहीं जले, हमारी ड्यूटी है कि पानी बचाया जाए, हमारी ड्यूटी है कि प्रदूषण नहीं हो, मैंने हम भी उसमें सहभागी हों, जो भारत के संविधान की दुहाई देते हैं हम, या भारत के संविधान का वो करते हैं। तो ये जरूरी है कि आम नागरिक भी उसका अनुपालन करे। जी, हमारा कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है, हम सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते। फिर कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो एक स्टेट को गवर्न करने के लिए कुछ दिए हुए हैं प्रावधान संविधान में। तो अगर स्टेट उस तरफ भी अगर मतलब कुछ काम करे तो वो भी अच्छा ही रहेगा, मतलब सबके लिए बढ़िया रहेगा। एक सवाल ये बनता है कि जो विधिक सेवा प्राधिकार हैं, विधिक सेवा प्राधिकारों से किस लेवल पर कौन कैसे मदद ले सकता है इस तरह के मामलों में जहां कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे फंडामेंटल राइट्स का मामला आता है, या हमको हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज करने से कोई रोकता है? जैसे एक उदाहरण हमने दिया आपको आरटीई में, 25% अगर हमारी रिजर्वेशन है, वो हमको मिलना चाहिए, और मिलने के लिए हमको 2 साल इंतजार नहीं करना चाहिए। नहीं, 2 साल अगर इंतजार करेंगे तो बच्चे की उम्र निकल जाएगी। तो वो तुरंत हो, तो विधिक सेवा प्राधिकार से कैसे मदद ले सकते हैं इन सब चीजों में? क्योंकि लीगल एड है हर तरह, हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर डीएलएसए हैं, हाई स्टेट लेवल पर झालसा है, झारखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, वहाँ पर हमारे पीएलवीज हैं जो इस मदद, जो आपको कानून की जानकारी दे सकते हैं और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कोई शिक्षित नहीं है तो उनके बिहाफ में एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, उनको तुरंत किनसे मिल के उनका काम हो सकता है वो कर सकते हैं। और अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो तो हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो डायरेक्ट आर्टिकल 32 में जा सकते हैं। तो ये प्रावधान है। और बाकी सारे जो पंचायत लेवल पर भी जो हमारे रूरल लोग हैं, वो लोग पंचायत लेवल पे बीडीओ वगैरह से भी बात कर सकते हैं। वहाँ पीएलवीज हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे, उनके प्रॉब्लम्स का निवारण करेंगे, वो सब कर सकते हैं। उनको राह दिखा सकते हैं कि आप ऐसे कीजिए, और उनके बदले में उनको हेल्प भी कर सकते हैं कि आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। यह देश, भारत के संविधान ने एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी और विधायिका का जो स्ट्रक्चर बनाया, उसी हिसाब से जितना आगे बढ़ा हुआ देख रहे हैं वो है।
लेकिन इससे भी आगे बढ़ा हुआ हो सकता था। बार बार हमको यह नहीं कहना पड़ता कि हम विकसित देश हो गए हैं, हम विकसित होने जा रहे हैं। लोग कहते, दुनिया कहती, तो वैसे में तीनों चारों की ड्यूटी बनती है। ये जो तीनों विंग हैं गणतंत्र के, 3 पिलर, इन 3 पिलर के अलावा जो पब्लिक है, ये दोनों में अगर बीच में संतुलन नहीं बनता है कि वो भी माने कि हाँ इन चीजों को रोका जा सकता है। लेकिन इस बाजार की दुनिया में जहाँ सिर्फ लालच ही लालच है, हर चीज के लिए लालच है, ज्यादा पैसा चाहिए सबको, तो वैसे में संतुलन कैसे बनेगा? मूल ड्यूटीज जो है मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले लोगों को भी शायद ठीक से ध्यान में हो कि मूल ड्यूटी हमारी क्या है, कर्तव्य क्या है। ये कर्तव्य का अनुपालन हमको भी करना चाहिए और उनको भी करना चाहिए। उनसे ज़्यादा मॉडल हम सीखेंगे, इसलिए कि पानी तो ऊपर से बह रहा है ना, हमारे पास पहुंचेगा तो कैसे इसको संतुलित करें? संतुलित करने का क्या उपाय है? एक तो स्कूल्स में स्टूडेंट्स का ओरिएंटेशन हमको लगता है कि अगर वो हो, हम बोलने जा रहे थे कि स्कूल में जो छोटे बच्चे हैं उनको ही शुरुआत से ही बताना है कि भाई तुम अगर एक टॉफी खाए हो तो उसका छिलका को ऐसे ही फेंक नहीं देना है। ये अपने घर पे तो नहीं फेंकते हो, कहीं डस्टबिन में फेंकते हो, कहीं कोई निश्चित जगह पे फेंकते हो। तो इसी तरीके से उनको शुरुआत से ही अगर हम लोग बच्चों में ये डालना शुरू करें, जो पढ़ाई लिखाई है, अपना सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है वो अपनी जगह है, लेकिन ये शुरुआत से अगर उन लोगों के बीच हम ये उनको ये बताना शुरू करें कि ये सब तुम्हारा ड्यूटी है, कि अगर नल खुला मिल रहा है तो बंद कर दो, बिजली अनावश्यक चल रहा है तो उसको बंद करो, तो वो अंदर से अपने आप उस बच्चे में जब अगर आ जाएगा उस तरह की भावना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। कैसे हम लोग रोज सुबह उठ के ब्रश करते हैं, क्योंकि वो हम लोग में अपने आप हो गया है, वो उसके लिए हम लोग सोचते नहीं है कि करना है। तो उस तरीके से अगर हम लोग अब बच्चों में जो बीत गया, देखिए अब हम लोग उसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आगे का फ्यूचर जनरेशन ही हमारा आगे का फ्यूचर है। उन बच्चों में ही अगर हम लोग शुरू से ये सब चीज़ को कल्टीवेट करें, उनमें ये आदतें डालें और एक एग्जाम्पल सेट करें। अगर खुद जो परिवार के बड़े बड़े सदस्य हैं वो अगर खुद ये सब चीज़ का पालन करेंगे तो बच्चे अपने आप नहीं करेंगे, अपने आप अपना कर्तव्य निभाएंगे। अब छोटे बच्चे और क्या कर सकते हैं देश के लिए? छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, वही अपने आप में राष्ट्र के प्रति उनकी भावना, एक बल्ब बुझा दें, उसका एनर्जी जो बचेगा वो भी राष्ट्र के काम आएगा। yes. नल से पानी बह रहा है वो भी काम आए, काम तो आ सकती है। हम ये कह रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो बनी, जी जी, छोटानागपुर में ग्राम सभा बहुत महत्वपूर्ण, तालपगड़ा दोनों मिला के झारखंड में बहुत महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता भी मिली है। तो पंचायती राज से जो उम्मीदें थी, 3 चुनाव संभवतः हो चुके हैं, जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पर खड़ी नहीं है, वो भी जाकर के एक्सिक्यूटिव बन गए हैं। जहां जो चुन करके आता है वो एक्सिक्यूटिव बन जाता है। तो इसको भी तो संतुलित करने की जिम्मेवारी है ना, उसको पकड़ने की जिम्मेवारी गांव के लोग हैं, वो पकड़ सकते हैं, जिन्होंने वोट दिया, सबसे निचली इकाई है, अपने पार्षद को पकड़ सकते हैं, अपने मुखिया को पकड़ सकते हैं। वो नहीं हो रहा है, बल्कि उसके साथ मिल करके कैसे हम लूट में हिस्सा शामिल हो जाएं, सुविधाओं में शामिल हो जाएं, हमारा थोड़ा सा ज्यादा वो काम निकल जाए। इसको तो कहीं ना कहीं से बैलेंस करना पड़ेगा ना। वो भी देखिए, इंटेग्रिटी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक ह्यूमन बीइंग में, कि वो इंटेग्रिटी होनी चाहिए। वो जो करप्शन हम लोग हर लेवल पे देख रहे हैं, वो अगर हम लोग हटा पाएँ तो यहाँ भी जो आपने कहा कि मुखिया से मिलकर अपना उल्लू सीधा करने का कोशिश कर रहे हैं, तो एक तरह से करप्शन में भागीदार बन रहे हैं। तो ये करप्शन जो है उसको ग्रास रूट लेवल पे ख़त्म करना होगा, तभी देश आगे बढ़ सकता है। बहुत बड़ा कारण जो हमारे जो उतना विकसित नहीं हो पाना जितना हो सकता था, करप्शन इज अ मेजर प्रॉब्लम। नहीं देखिए, देश हम 26 जनवरी 15 अगस्त को समझते हैं और मोर्चे पर कोई मारा जाए तो उससे समझते हैं देश। इसके अलावा देश को समझना जो है ना बहुत मुश्किल होता है। एक दंत वाला देश और एक तालाब वाला देश, ये दोनों जो है ना, दोनों के बगैर ये हिंदुस्तान नहीं चलना है, बिल्कुल इंडिया नहीं चलना है, भारत नहीं चलना है। ये दोनों के बीच बार बार हम एक ही चीज पर जोर दे रहे हैं कि हम सिर्फ दूसरे से अपेक्षा करते हैं। पंचायतों के लोग जिला से अपेक्षा करते हैं, वो लोग ऊपर से अपेक्षा करते हैं, वो ईमानदार हो जाए, सब कुछ ईमानदार। पहले आप शुरू तो करिए ना जी, वो तो अपने अंदर आना चाहिए। आप दहेज लेना बंद करिए ना, कम से कम एक काम आप बंद तो करिए ना। जी बिल्कुल, वो तो है। दूसरे को देने की बात छोड़िए, अभी लेना तो बंद करिए। जहां आपको अधिकार है कि आप बिना लिए शादी कर सकते हैं, वहां आजकल के युवा कर रहे हैं। आजकल के युवा बहुत
फ्यूचर जनरेशन हमारा मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे राह पे चल रहा है। ये सब चीज़ों से अपने माता पिता को ही बोल रहे हैं कि न दहेज लेना है न दहेज देना है, ये सब हम लोग को नहीं करना है। कुछ तो परिवर्तन आया है। जो पहले जितना हम लोग सुनते थे कि दहेज के कारण लड़की को जला दिया गया, वो सब देखिए कम तो हुआ है, कुछ अवेयरनेस से कम हुआ है। कुछ लड़कियों में भी जो हम लोगों ने उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, तो वो अपने अधिकार को समझ रही हैं, वो अपने जान की परवाह करती हैं, और थोड़ा भी उनके अगेंस्ट अन्याय होता है तो वो आवाज़ उठाती है। जो पहले जो सहती रहती थी अब निकलने लगी हैं बाहर, तो इस सब से थोड़ा तो बदलाव आएगा ही। हमने शुरू किया था कि भारत एक देश है और भारत में एक संविधान है। इस संविधान की वजह से ही भारत है और इस भारत की वजह से संविधान है। भारत को बनाए रखने के लिए ही संविधान है। तो यह संविधान जो है उसमें जो हक हकूक आपको मिले हुए हैं और जो ड्यूटी मिली हुई है, आपकी भी ड्यूटी है। आप यह कह के बच नहीं सकते हैं कि हम तो ऐसा कारण था तो ऐसा कर लिए, इसलिए कि यह मुल्क आपका भी है। उसी तरह से जिस तरह से किसी राष्ट्रपति किसी प्रधानमंत्री का है, उसी ढंग से सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का भी यह मुल्क है, और उस मुल्क को बनाए रखने बचाए रखने में संविधान की अहम भूमिका है। तो हमारा संविधान इन तीनों पिलरों को, तीनों स्तंभों को, जिस पर कि संतुलन बनाने की जिम्मेवारी है, वो संतुलन बना रहे। तो आप भी थोड़ा आगे बढ़िए एक कदम, तब दूसरे से दूसरे कदम की अपेक्षा करिए। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।